हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। सबसे पहले जीटी की तैयारी कर रहे बच्चों को जय हिंद। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सेलेक्ट होकर अपने माता पिता के साथ अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। एसएससी जीटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे एग्जाम कब होगा, तैयारी के लिए अभी कितना समय है, आपको कितना समय भी मिलेगा तैयारी करने के लिए, सिलेबस क्या है और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर कम करना है। किसी भी एग्जाम के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। आगे बात करें तो एसएससी जीडी के अंदर कितनी पोस्ट आती हैं, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इसके अंदर कितने ऑप्शंस आपको मिलेगा, सीआईएस, आप आईटीबीपी, इन सब का कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही सैलरी और प्रमोशन क्या होता है, आपका सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, इनहैंड सैलरी क्या होगी, साथ ही प्रमोशन आपको आगे किस पोस्ट पर आपको दिया जाएगा उसकी जानकारी देंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसका क्या जाता है, सभी चीज़ें हम आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एसएससी जीडी और सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आप सबको पता होगा कि 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होना है। 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होना। आज अगर 11 दिसंबर है तो लगभग 20 दिन इसमें और 10 दिन उसमें, आपके पास 30 दिन का पूरा समय है। 30 दिन का आपके पास पूरा समय है। एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। एक दिन में 2 शिफ्ट आपका एग्जाम होगा, सुबह शाम। साथ ही आपको पता होगा कि इस मंथ के लास्ट में, लगभग दिसंबर के लास्ट में आपको आपका किस सिटी में एग्ज़ाम है, किस डेट को एग्ज़ाम है, ये 2 चीज़ें आपको पता चल जाएगा इस मंथ के लास्ट में। और आपका एग्ज़ाम अगले महीने होगा, जनवरी से फरवरी के बीच में। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें कि आपको अब जो बचा टाइम है इसमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, तो आपको पता होगा कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइमिंग। सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइमिंग बहुत कम होता है। तो आप अभी जितना समय आपके पास है आप उसमें क्या करें, आप टेस्ट दीजिए। जितना भी ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, बाकी आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवीजन कीजिए, बाकी टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप जितना देंगे एग्जाम में आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस के लिए आपको पता होगा कि सिलेबस आप कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी आपका एग्जाम होता है। पार्ट 1 में आपको पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। आप फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है तो आपको उसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। पूरा क्वेश्चन आपका होगा 80, नंबर होगा 160, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स। समय आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 20-20 क्वेश्चन हैं हर सेक्शन में, 80 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का, 160 नंबर का पेपर होगा आपका। निगेटिव मार्किंग है 1/4, या फिर आप 25% कह सकते हैं। 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका है, क्योंकि इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसका पेपर आप देखेंगे उठा के तो बहुत ही टफ, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग में अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है तो इसमें आप अच्छा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आपको जो अभी बचा समय है उसमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, करंट अफेयर, साइंस, जीके, जीके, करंट अफेयर, साइंस और जीके, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जीएस में भी आप देखेंगे उसमें कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। इसमें इतना लंबा है कि अब 20 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस 4 चैप्टर से पूछता है। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर लगभग देखें करंट अफेयर्स, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछेगा। साइंस और जीके से भी आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछेगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपका यही 3 सेक्शन से होगा, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन आपका उस 4 सब्जेक्ट से होगा। आगे हम देखते हैं, अगर आपने रिटर्न निकाली है, जैसे आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न निकलने के बाद आपके लिए पीटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके लिए मेल के लिए होता है 5 किलोमीटर, रनिंग होता है कितने, 24 मिनट में। 24 मिनट में मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है। फीमेल के लिए 6 किलोमीटर, कितने मिनट, 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में आपको 6 किलोमीटर दौड़ना है। ये उन कैंडिडेट के लिए हैं जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं ये उनके लिए है। मेल 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल 6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 मिनट में आपको सिर्फ 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ये कितना, मेल के लिए। और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 किलोमीटर। ये उनके लिए है जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। यहीं पे आगे आप देखेंगे तो हाइट में भी उनको कुछ छूट दिया गया है। जो थोड़ा सा शेड्यूल ट्राइब से हैं या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको भी छूट दिया गया है। नॉर्मल बच्चों के लिए हाइट अगर मेल में है 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर, 150 और मेल का 170। यहीं पर रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, जैसे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी दिया गया। कहाँ से, जो शेड्यूल ट्राइब के हैं और जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न से हैं इनको कुछ छूट दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। साथ ही चेस्ट में अगर देखेंगे, नॉर्मल बच्चों का चेस्ट होगा क्या, अनएक्सपैंड, मतलब जो बिना फुलाए होता है 80 सेंटीमीटर, और फुलाने का आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड चाहिए। और यहीं पर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे हैं जो अदर रीजन से हैं उनके लिए छूट दिया गया है, जैसे आपको शेड्यूल ट्राइब से हैं
और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, असम, कश्मीर, लद्दाख से इनको 78 सेंटीमीटर फुलाना है, कितना 5 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना। ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे के लिए हैं उनके लिए अलग है, जो स्पेशल रीजन्स बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है। यहाँ तक आपने देखा कि एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या है इसका, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है। अगर इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आपने रिटन भी निकाल लिया, आपका फिजिकल भी निकल गया, तो अब आप देखते हैं आगे का प्रोसेस आपका क्या होता है, कहाँ पे आपका सिलेक्शन मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 8 पोस्ट आपको दिए जाते हैं, लगभग 7 से 8 पोस्ट पे हर साल वैकेंसी निकलती है। अब इन पोस्ट का मतलब क्या होता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होता है, इनका जॉब कहाँ लगता है, वो आपको बताते हैं। आपका सिलेक्शन इन्हीं 8 में से किसी एक पोस्ट में होगा। आपका सिलेक्शन आपके नंबर्स, आपके मार्क्स, आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे इन्हीं किसी एक पोस्ट में आपका होगा। अगर इनकी डिटेल बात करें तो बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका जो स्पेशल होता है, जो बॉर्डर होता है दो देश का, उन पे इनका जॉब लगता है, वहाँ पे इनकी सेवा देनी होती है इनको। अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, और मेन पाकिस्तान के जो बॉर्डर होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, बीएसएफ की ज्वाइनिंग वहीं पे होता है बीएसएफ के लिए। सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडिया के अंदर ही इनको सेवा देना होता है। जैसे आप देखेंगे एयरपोर्ट जो हैं, जो भी एयरपोर्ट्स पे जो चेकिंग के पास जो जहाँ चेकिंग होती है वहाँ पर देखेंगे आप जो फोर्स लगी रहती है वो सीआईएसएफ की होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। और साथ ही सी पोर्ट जो हैं, जो गवर्नमेंट सी पोर्ट है या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, वहाँ पे सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। आईटीबीपी की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इनकी जो ज्वाइनिंग होती है इंडिया चाइना के बॉर्डर पर लगता है। ये बॉर्डर जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ तिब्बत पे आपने देखा होगा कि तिब्बत पे झड़प होती है, इंडिया चाइना के जो सैनिक होते हैं वो झड़प करते हैं, तो ये आईटीबीपी ही वहाँ पे लगता है। जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर होते हैं वहाँ पे जो सैनिक तैनात रहते हैं वो आईटीबीपी के होते हैं। अगर हम बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी होते हैं सशस्त्र सीमा बल। इनकी ज्वाइनिंग होती है नेपाल और भूटान पे जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग होती है सशस्त्र सीमा बल। अगर आप सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनको रिजर्व में भी रखा जाता है। इनकी ज्वाइनिंग करके इनको रिजर्व में रखा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से जिस भी फोर्स में ज़रूरत होती है इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, इनको वहाँ पे भेजा जाता है। अगर इनके काम की बात करें तो जो वीवीआईपी सुरक्षा होती है, जैसे आप देखेंगे Z+ सिक्योरिटी मिला या फिर Y+ सिक्योरिटी मिला, इनको जो सिक्योरिटी मिलती है वो सीआरपीएफ वाले ही देते हैं। इनको वीवीआईपी सुरक्षा में इनको लगाया जाता है, जैसे एनएसजी हो गया और एसपीजी हो गया, इनको लगाया जाता है सीआरपीएफ वालों को। अगर एआर की बात करें, सॉरी यहाँ एआर होगा, एआर असम राइफल। अगर एआर की बात करें, असम राइफल होते हैं यहाँ अच्छा, असम राइफल के बारे में आपको एक बात और जानना होगा कि यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है, असम राइफल। और इनको पूर्वोत्तर जो सीमा होते हैं, जहाँ 7 सिस्टर्स कहते हैं, पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा की उत्तरदायी किसका होता है, एआर का, मतलब असम राइफल्स का। देश का सबसे अगर पुराना सुरक्षा बल की बात करें तो असम राइफल वाले होते हैं। और इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, जो 7 सिस्टर्स होता है, पूर्वोत्तर जो सीमा है, असम हो गया, जो उधर 7 सिस्टर्स होते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व वहाँ पर सुरक्षा का दायित्व किसका होता है, असम राइफल्स का होता है। आगे हम बात करें, एसएसएफ होता है, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। इनका जो, अगर इसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी तो इनका जो काम होता है वो सचिवालय जो हो गया, जैसे सचिवालय हो गया, जहाँ पे संसद भवन हो गया, सचिवालय हो गया, यहाँ पे जो सुरक्षा लगी रहती है, जो जांच होती है, जैसे कुछ गाड़ियाँ चेक होती हैं, किसको अंदर जाना किसको नहीं जाना, वहाँ पे जो सुरक्षा होती है वो किसका होता है, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स का होता है। इनका काम होता है सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। जो भी सचिवालय है या फिर जो संसद भवन है, यहाँ पे जो पुलिस बल लगाई जाती है वो सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स की लगाई जाती है, एसएसएफ की। अगर एनसीबी की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। नारकोटिक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, मुंबई में अभी शाहरुख खान के लड़का जो उसमें फंसा था, ये नारकोटिक्स ब्यूरो ड्रग्स केस में। तो जो ड्रग्स होते हैं, इनका जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, इनको कम करने के लिए, इनको एकदम से ख़त्म करने के लिए ये फोर्स लगाई जाती है। तो ये लगभग आपका जो सिलेक्शन होगा रिटेन और फिजिकल के बाद इन्हीं 8 में से किसी एक पोस्ट में होगा। और इसी तरह से आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए जानकारी दी गई है। लगभग आपको ये पता हो गया होगा कि सारी पोस्ट क्या होता है, इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, ये चीज़ें आपको पता हो गई होगी अच्छे से। आगे अगर हम बात करें सैलरी और प्रमोशन का, तो सैलरी आपका जो होता है ये कांस्टेबल, आप अगर सिलेक्शन होगा तो कांस्टेबल के पद पे होगा। किस पे होगा, कांस्टेबल के पद पे होगा। और इसकी बेसिक पे अगर बात करें, बेसिक पे आपको 21,700 होगा, बेसिक पे 21,700 होगा। डी आपको मिलेगा 7,000, डी आपको क्या मिलेगा, 7,000 मिलेगा। एचआरए की बात करें तो आपको 2,500 एचआरए मिलेगा। अगर कोई ग्रॉस सैलरी लगभग हो जाती है, ग्रॉस सैलरी आपको 34,000 के आसपास हो जाता है, ग्रॉस सैलरी आपका 34,000 के आसपास हो जाता है। और इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको लगभग 29,000 से लेके
31,000 के बीच मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरी करता है, सिटी के हिसाब से वेरी करता है और साथ ही कुछ पोस्ट के हिसाब से वेरी करता है। बाकी लगभग सभी के पोस्ट में सैलरी सेम ही है, 2-3 हज़ार आगे पीछे। इस लगभग 29 लेके 31-32 हज़ार तक आपको इनहैंड सैलरी मिलेगा। लगभग अगर आप लगभग देख लें तो सभी जितने पोस्ट हैं उनमें जो सिटीज़ के हिसाब से आपका लोकेशन कहाँ कहाँ जॉब मिला है उसके हिसाब से आपको 29 से 31 हज़ार रुपये शुरू में आपका इनहैंड सैलरी आपको मिलेगा, सब कुछ काट पीट के। ये हो गया सैलरी की बात। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन भी आपका जो सिलेक्शन होगा कांस्टेबल के बेस पर होगा, कांस्टेबल पे होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा ये कांस्टेबल का, ये जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन होगा। कांस्टेबल के बाद आपका 6-7 साल के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो सीनियर कांस्टेबल पे होगा। उसके बाद आपका होगा हेड कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के बाद आपका क्या होगा, हेड कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल। इसके बाद आपका होगा ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, ड्यूटी का आपका समय बचा हुआ है, फिर भी साल 6 महीने 2 साल के लिए आपका प्रमोशन लास्ट में होता है किस पे, इंस्पेक्टर के पद पे। किस पे होगा, इंस्पेक्टर के पद पे। इससे बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ये आपका क्या है, प्रमोशन है। सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है आपका इंस्पेक्टर पे। ये आपका सैलरी प्रमोशन हो। आगे अगर हम बात करें कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाता है और ये डिपेंड करता है पोस्ट पर। ये डिपेंड करता है आपके पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, फिर किस पोस्ट का प्रेफरेंस आपने दिया है, ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। साथ ही डिपेंड करता है स्टेट पर। सभी स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर और जो भी स्टेट हैं, ये स्टेट के साथ भी वेरी करता है। स्टेट में भी आपका जो कट ऑफ होता है कम होता है। स्टेट में किसी स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा गया, किसी स्टेट में कट ऑफ कम गया, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मल कट ऑफ की बात करें, जैसे आपने यहाँ देखा लगभग SSF की बात करें, पोस्ट क्या है, SSF की बात करें, लगभग जो फीमेल कट ऑफ जाता है 67, 64, 61, 70, 72 इस तरह से जाता है। जनरल का कितना क्या, 72, OBC का 70, ST का 61, SC का 64 और EWS का 67। ये गया पूरा SSF में फीमेल का। अगर यही बात करें मेल का भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाता है। ये हाईएस्ट कट ऑफ है, क्योंकि SSF बहुत से बच्चे SSF चूज करते हैं। अगर SSF में आपका सिलेक्शन हो गया तो मान लीजिए मैक्सिमम जो भी पोस्ट है आपको उसमें सिलेक्शन हो गया, तो ये हाईएस्ट नंबर है। किसी भी पोस्ट का हाईएस्ट नंबर है, जितनी भी पोस्ट है सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए आपको SSF के लिए, उसी का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। अगर देखेंगे EWS में 76 है कितना मेल का, SC में है 72 का, ST का है 71 और यहाँ पे OBC का है 78 और UR का है 80। ये आपका SSF का हो गया। अगर SSF के लिए आप क्वालिफाई हैं तो आप जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए क्वालिफाई हैं। SSF का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। अगर आगे हम बात करें देखेंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ आपका गया है 25, 33, 34, यहाँ पे 38 इस तरह से कट ऑफ गया है आंध्र प्रदेश का। साथ ही अरुणाचल प्रदेश का देखें, अगर अरुणाचल प्रदेश का आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ 25, 30। असम का देखेंगे तो 28, 29, 30 इस तरह से। मतलब ये हमने कहा कि वेरी करता है, किस पे वेरी करता है, ये कट ऑफ आपका स्टेट पर भी और पोस्ट पर भी वेरी करता है। अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करें, कितना कट ऑफ आपको चाहिए, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो जनरल के लिए आपको 70 से 75 नंबर चाहिए, OBC के लिए 60 से 65 नंबर चाहिए और SC ST के लिए 50+ चाहिए। इतने नंबर आपके हैं तो सभी पोस्ट के लिए सभी स्टेट में आप एलिजिबल होंगे। तो कट ऑफ वेरी करता है स्टेट वाइज और जो आपका पोस्ट होता है उससे भी आपका वेरी करता है। लेकिन जनरल के लिए 70 से 75 नंबर, 60 से 65 नंबर, 50+ नंबर ही आपका हमेशा सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप इतना नंबर ले आते हैं तो। ये एक जरूरी जानकारी जो आप तक पहुँचाना था SSC GD के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।